वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात करेंगे इजहार। ये महाना रेडियो प्रोग्राम की होगी 112वीं किस्त। बीजेपी चीफ मिनिस्टर काउंसिल मीटिंग का आज दूसरा दिन। वजीर आज़म मोदी ने कल मीटिंग में की शिरकत। पीएम मोदी ने मीटिंग में गुड गवर्नेंस पर दिया जोर। तमाम रियासतों से कहा कि वो एक दूसरे के बेहतरीन प्रैक्टिस मॉडल को करें लागू। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर का आज से जापान का 3 रोजा दौरा। क्वाड ममालिक के वज़राए खारजा की मीटिंग में करेंगे शिरकत। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग सेंटर के तहखाने में अचानक पानी भरने से 3 तलबा की मौत। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस की पूछताछ जारी। दिल्ली हुकूमत ने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का हुक्म दिया। नौ रियासतों को नए गवर्नर मिल गए। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड और त्रिपुरा के साबिक नायब वजीर आला जिष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना, हरिभाव किशन भाव बागड़े राजस्थान के बने गवर्नर। उत्तराखंड के पहाड़ी असला में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। बारिश से रियासत की नदियों की सतह आब में इजाफा। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक में भी शदीद बारिश का इम्कान। इजराइल के मकबूजा गोलन की पहाड़ियों में फुटबॉल मैदान पर रॉकेट हमला। बच्चों समेत 12 अफराद हलाक। इजरायली वजीर आज़म ने हिजबुल्लाह पर आयद किया इल्जाम। कहा कि हमले को नहीं करेंगे नजरअंदाज। पेरिस ओलंपिक में शूटिंग के दूसरे दिन आज मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में पेश करेंगी चैलेंज। खवातीन की तीरंदाजी टीम क्वालिफिकेशन राउंड से आगे बढ़कर फाइनल में जगह बनाने की करेगी कोशिश। भारत और श्रीलंका के दरमियान आज दूसरा T20 मैच। कल खेले गए पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को 43 रनों से दी शिकस्त। आज 3 मैचों की सीरीज जीतने के इरादे से टीम इंडिया उतरेगी मैदान में। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में हमवतनों के साथ अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। ये इस महाना रेडियो प्रोग्राम की 112वीं किस्त होगी। तीसरी बार वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद ये मन की बात का दूसरा टेलीकास्ट होगा। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज़ वेबसाइट और AIR मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब होगा। इसे ऑल इंडिया रेडियो के यूट्यूब, DD न्यूज़, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तलात व नशरियात की वजारत से बराह रास्त नशर किया जाएगा। हिंदी टेलीकास्ट के फौरन बाद ही इसे तमाम इलाकाई ज़बानों में भी टेलीकास्ट किया जाएगा। और दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में वाक़े राव IAS कोचिंग सेंटर के तहखाने में पानी भर जाने की वजह से 3 तलबा की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत NDRF ने 3 तलबा की लाशें निकाली हैं। तहखाने में भरे पानी को पंपों की मदद से निकाला जा रहा है। दिल्ली हुकूमत ने वाक़े की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का हुक्म दिया है और इसके अलावा 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने को भी कहा गया है। पुलिस ने फौजदारी मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए दोनों अफराद से पूछताछ जारी है। बीजेपी ने कोचिंग सेंटर में पेश आने वाले हादसे को लेकर दिल्ली हुकूमत पर शदीद हमला किया है।
और तलबा ने ओल्ड राजेंद्र नगर में वाक़ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के तहखाने में पानी भर जाने से 3 तलबा की मौत पर दिल्ली हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। वहीं इस वाक़े पर वहां मौजूद तलबा ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम लोगों की यही डिमांड है कि पहले तो ये जो इलीगल तरीके से जितनी बेसमेंट वगैरह में लाइब्रेरीज चल रही है इसे बंद किया जाए। उसके बाद एमसीडी अपना आगे ड्यूटी देखे कि यहाँ पे उसकी कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, कहाँ पे उनको सुधार करना चाहिए, क्योंकि ये पानी आज से नहीं जमा हो रहा है। यहाँ पे बहुत पहले से पानी जमा हो रहा है और बहुत पहले से यहाँ पे लोग शिकायत भी करते आए हैं, क्योंकि पिछले साल जब बरसात हुई थी तो यहाँ पे कार वगैरह ऐसे बह रही थी। तो उस चीज़ को इन लोगों को देखना चाहिए। और 1 साल में अभी भी ये लोग कुछ नहीं किए। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे इतना पानी लगा हुआ है हर तरफ। तो हम लोगों का बस यही है कि इस समय स्टूडेंट्स की बात सुने। जिम्मेवार तो सर एमसीडी है, जिन्होंने मतलब ये मैप पास करा होगा, तो सेफ्टी मेजर्स नहीं उन्होंने देखे, नेग्लिजेंस है ये प्रॉपर उनके बिहाफ पे। मतलब इनमें से एमसीडी की और हाउस आईएएस की एडमिनिस्ट्रेशन की दोनों की गलती है। ये जॉइंट लाइबिलिटी होनी चाहिए इनके दोनों की। हमारी डिमांड है भी, एक बार हम जैसे रात से ही यहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो किसी ने भी आके, कोई हायर ऑफिशियल आके, किसी ने भी हायर अथॉरिटी ने हमसे एक बार भी बात नहीं करी। डेथ टोल तक नहीं हमें कंफर्म करा गया। हमें एक्सपेक्टेशंस है कि डेथ टोल में भी इससे ज़्यादा हो सकता है। यहाँ से ऑफिशियल बताया गया कि 3 लोगों को अभी ऑफिशियल यहाँ पे बताया गया है, लेकिन ये एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा नहीं दी गया है। 3 नहीं, यहाँ पे करीबन 20 से 25 लोग स्टूडेंट इसमें नीचे गए हुए हैं, जिनका अभी तो कोई पता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, उनके घर वालों को पता नहीं इन्फॉर्म किया है या नहीं किया है। रावा आईएएस का कोचिंग जो भी ऑफिशियल है, जो भी हेड है, उसने आके अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया इसके रिगार्डिंग कि क्या करना है, हमें क्या स्टेप लेना है। एमसीडी यहाँ पे कोई इतना अच्छा रोल प्ले नहीं कर रही है कुछ भी। कोई भी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पे आई है गवर्नमेंट, उसने भी अभी तक किसी बच्चे से आके, किसी तरह से, यहाँ स्टूडेंट है जो कि अभी धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, उनसे आके कोई बात नहीं की है। और हमारे नुमाइंदे सुशील ने इस बारे में वहां के लोगों से मजीद जानकारी हासिल की। फिलहाल हम मौजूद हैं दिल्ली के ओल्ड नगर राजेंद्र नगर इलाके में, जहां पे कल शाम एक बड़ी खबर आई। एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई। इस वक्त हमारे साथ कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं जो कि हमें बताएंगे कि क्या मंजर था वो। आपका नाम बताएं। सर अनुराग मेरा नाम है। सर अनुराग जी, कल क्या हुआ था? आप शाम को बारिश हुई, उस वक्त पे यहाँ पे क्या मंजर था, किस तरीके की सिचुएशन थी जैसे बच्चे अंदर फंसे रह गए? सर कल आधा घंटे कुल बारिश हुई। वाटर लॉगिंग की परेशानी, यहाँ तक पानी भरना रोज की दिक्कत है। एमसीडी को सर 10 दिनों से कंप्लेंट हो रही थी सीवेज की। सीवेज यहाँ रोज ब्लॉक रहते हैं। 9 बजे के आसपास एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है, 7 बजे कॉल होता है और सुबह 4 बजे तक एनडीआरएफ की टीम जो है 3 शवों को बरामद करती है, जो ऑफिशियल दिल्ली पुलिस का डाटा है। आप ये समझिए कि एक पुलिस ने बताया कि अंदर कम से कम 20 से 25 बच्चे थे और अचानक मतलब 20 से 25 मिनट की बारिश में धनाधन जो है 12 से 13 फीट तक पानी भर गया और कुछ बच्चों को उनने बचाने की कोशिश की, बट वो नहीं बचा पाए। आतिशी घर पे बैठे बैठे ट्वीट कर रही हैं कि मजिस्ट्रेट जांच होगी, लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस कोचिंग का जो ऑनर है, क्या उसको गिरफ्तार किया गया? इन नालों की प्रॉपर सफाई होती नहीं है, वो कागजों पे हो जाती है और वैसे होती नहीं है। इसके अंदर अगर नाला कोई पानी अंदर आया है, क्यों आया है? उसके अंदर पानी में नाला इसलिए आया कि सीवरेज तुम्हारा फुल हुआ पड़ा है। उन्होंने शीशे भी लगा रखे थे, शीशे भी टूट गए। वहीं बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर में पेश आने वाले हादसे को लेकर दिल्ली हुकूमत पर हमला किया और इसे एक अफसोसनाक वाकया करार दिया। स्थानीय लोग बार बार 1 सप्ताह से बोल रहे हैं कि नाले की सफाई करवा दीजिए। नाले की सफाई अगर माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कराई होती तो आज ये बेसमेंट जलमग्न नहीं होता और बच्चों की जान नहीं जाती। और ये पहला वाकया नहीं है। आप जानते हैं पिछले दिनों ही इसी तरह वाटर लॉगिंग और इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण पटेल नगर में एक एस्पिरेंट की डेथ हुई है। उससे पहले 2 बच्चे जो दूध लेने जा रहे थे वो भी जलमग्न होकर इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण उनकी डेथ हुई है। कब तक दिल्ली वासी अपने प्राण इस तरह खोते रहेंगे इनकी लापरवाही के कारण? वहीं दिल्ली बीजेपी के रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग सेंटर में पेश आने वाले हादसे पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि अपने लालच और पैसे की भूख की वजह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की ये हालत बनाई है।
ये अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का इससे जीता जागता उदाहरण नहीं हो सकता। पिछले 15 दिनों से यहाँ की स्थानीय जनता पीछे खड़ी है, चिल्ला चिल्ला के यहाँ के विधायक दुर्गेश पाठक को कह रही थी नालों की सफाई करा दो, नालों की सफाई करा दो, लेकिन ये भ्रष्टाचारी तंत्र पूरा का पूरा इन बच्चों की जिंदगी ले लिया। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे बच्चे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, पानी भर गया, करंट के बारे निकल नहीं पाए, और ये क्या नालों की सफाई नहीं करा सकते? 2.5 फुट सड़कों पे पानी है 1 घंटे की बारिश में। ये दिल्ली है। दिल्ली को अपनी लालच में और अपने पैसे की भूख में अरविंद केजरीवाल ने लूट कर रख दिया। तो ये थी खबरें दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से, जहां पर एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आई है कि पानी भरने से 3 तलबा की वहां पर मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं, मजीद खबरों की जानिब भी रुख करते हैं, जहां कल मुनक़िद हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के दौरान भी सियासत देखने को मिली। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मीटिंग में उनका माइक बंद करने का इल्ज़ाम लगाया, जबकि वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने ममता पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया। निर्मला सीतारमन ने कहा कि तमाम वज़राए आला को बोलने के लिए मुकर्रर वक्त दिया गया था और उस पर अमल भी किया गया। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के दौरान हुए तनाज़े की खबर उस वक्त सामने आई कि जब मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मीटिंग के दौरान बोलने के लिए उन्हें मुकर्रर वक्त न देने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि ये उनकी तौहीन है। Why you discriminate? Why you stop me? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition. Only I am there, and you stop my mic. नीति आयोग के सीईओ ने ममता बनर्जी के इल्जाम को यकसर मुस्तरद कर दिया है। Normally we would have gone alphabetically, so it begins with Andhra Pradesh, then Arunachal Pradesh, and then it goes on further down. Because West Bengal would be W, which would certainly come post-lunch session. They wanted a request. It was in writing, and we actually adjusted, and the Raksha Mantri actually called her in just before Gujarat. So she made her statement. Every chief minister is allotted 7 minutes, and there's just a clock on top of the screen which tells you the time that is remaining. So it goes from 7 to 6 to 5 to 4 to 3. At the end of that, it shows 00, nothing else. Nothing else has happened other than that. And what happens is, the Raksha Mantri just does that on his table. That's it. And that's it. And then she said that, look, I would have liked to speak for more time, but I'll not speak anymore. That was it. There was nothing more. We all heard. She made her points, and we respectfully heard and noted her points, which will be reflected in the minutes. वहीं वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि हर रियासत के वज़ीर आला के लिए मुकर्ररा वक्त था और हर एक वज़ीर आला को बोलने का पूरा वक्त मिला, लेकिन ममता बनर्जी ने झूठ बोला है कि उनका माइक बंद कर दिया गया। Every chief minister was given an allotted time, and that was displayed on the screen which was present before every table. We could see 2 tables would have a screen before us, and we could see before us the respective chief ministers speaking. So did we watch so many chief ministers speaking, as was Mamata Banerjee ji also speaking. But apparently she is now conveyed to the media, or conveyed through the media, that her mic was put off. That is completely false. दरियासना प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेक डिपार्टमेंट ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के दावे को गुमराहकुन करार दिया है। पीआईबी ने इस दावे को गलत करार देते हुए कहा कि ये दावा गुमराहकुन है। घड़ी के मुताबिक उनकी तकरीर का वक्त खत्म हो चुका था। इस बात का इशारा देने के लिए 1 घंटी भी नहीं बजाई गई। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला की तकरीर की बारी दोपहर के खाने के बाद आनी थी, लेकिन मगरबी बंगाल हुकूमत की सरकारी दरख्वास्त पर उन्हें 7वें स्पीकर के तौर पर शामिल किया गया, क्योंकि उन्हें जल्द वापस जाना था। अगरचे नीति आयोग की मीटिंग का मकसद एक तरक्की याफ्ता भारत के मकसद को हासिल करना है, लेकिन एक तरफ अपोजिशन पार्टियों के कुछ वज़राए आला ने इजलास में शिरकत नहीं की, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के गलत इल्जामात के पीछे सियासी वजह साफ नजर आ रही है। मोदी हुकूमत कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ रियासतों की तरक्की पर तेजी से काम कर रही है, लेकिन इसके रास्ते में सियासत आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें।
बीजेपी चीफ मिनिस्टर काउंसिल मीटिंग का आज दूसरा दिन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मीटिंग में गुड गवर्नेंस पर जोर दिया और रियासतों के वज़राए आला से कहा गया है कि वो अपनी रियासतों में बेहतरीन स्कीमों को नाफिज करें। चीफ मिनिस्टर काउंसिल, जिसका एहतमाम बीजेपी ने वक्फे से किया है, इसका मकसद रियासतों में कलीदी स्कीमों का जायजा लेना, बेहतरीन हुक्मरानी के तरीक़ेकार पर अमल आवरी और मरकजी हुकूमत के फलाही इक़दामात की फराहमी है। 2 रोज़ा चीफ मिनिस्टर काउंसिल मीटिंग में 13 वज़राए आला और 15 नायब वज़राए आला शिरकत कर रहे हैं। कल भी हुई इस मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म इस मीटिंग में शिरकत के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से जापान के 3 रोज़ा दौरे पर होंगे। जयशंकर जापानी वज़ीर ख़ारजा योको कामियावा की दावत पर जापान का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर कल जापान में क्वाड रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत करेंगे और इस मीटिंग में रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा इलाक़ाई और आलमी सलामती के मसाइल पर तबादला ख्याल के साथ साथ एक खुले हिंद बहरुल काहिल खित्ते के मुश्तरका विजन को हासिल करने के लिए मुस्तक़बिल के ताउन पर बातचीत करेंगे। और इसके साथ ही डॉक्टर जयशंकर अपने दौरे के दौरान हिंदुस्तान जापान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर भी बात करेंगे। उत्तराखंड के पहाड़ी अजला में मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना है। उत्तराखंड में आज शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और पिथौरागढ़ अजला में मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। काबिल जिक्र है कि बारिश की वजह से उत्तराखंड के कई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात में इजाफा हुआ है। इंतजामिया अलर्ट और चाको चौबंद है। वहीं महाराष्ट्र में बारिश की वजह से लोगों का बुरा हाल है। मुंबई, ठाणे, पालघर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में बारिश ने पुणे, पालघर, ठाणे और मुंबई समेत कई इलाकों में तबाही मचा रखी है। मुसलसल बारिश से सैलाब जैसी सूरत हाल है। चारों तरफ पानी ही पानी है। बारिश की वजह से लोगों का बुरा हाल है। मुंबई, ठाणे और पालघर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 4 नदियां भी खतरे के निशान से उबूर कर चुकी हैं। कोल्हापुर में शदीद बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल है। सड़कें कई फीट तक पानी से भरी हुई हैं। वहीं गुजरात में भी बारिश ने तबाही मचा रखी है। बारिश की वजह से कई देहातों में सैलाब जैसी सूरत हाल है और निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। महकमे मौसमियात ने गुजरात में अगले 5 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। सौराष्ट्र और कच्छ में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान है। गुजरात के नवसारी जिले में शदीद बारिश की वजह से हालात ख़राब हैं। सैलाब से मुतासरा लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाया जा रहा है। NDRF की टीमें चाको चौबंद हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू ने मुख्तलिफ रियासतों में 9 नए गवर्नरों का तकर्रुर किया है। महाराष्ट्र असेंबली के साबिक स्पीकर हरि भाऊ किशन भाऊ बागड़े को राजस्थान का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। त्रिपुरा के साबिक नायब वजीर आला जिष्णु देव वर्मा को तेलंगाना का गवर्नर बनाया गया है। राजस्थान से राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का गवर्नर और साबिक मरकजी वजीर संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। आसाम से लोकसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट रामेंद्र डेका को छत्तीसगढ़ का गवर्नर बनाया गया है। कर्नाटक के साबिक वजीर CH विजय शंकर को मेघालय का गवर्नर मुकर्रर किया गया है, जबकि झारखंड के मौजूदा गवर्नर CP राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। आसाम के मौजूदा गवर्नर गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का गवर्नर और मरकज के जेर इंतजाम इलाके चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया है। सिक्किम के मौजूदा गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को आसाम का गवर्नर मुकर्रर किया गया है और उन्हें मणिपुर के गवर्नर का इजाफी चार्ज भी दिया गया है। साबिक IAS अफसर के कैलाश नाथन को पुडुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया है। और हर साल 28 जुलाई को आलमी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाया जाता है। ये दिन कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और हमारे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर करता है। देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। हर साल 28 जुलाई को दुनिया भर में आलमी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाया जाता है।
ये दिन हमारे कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और आने वाली नस्लों के लिए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत की एक मजबूत कड़ी है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन इंसानियत की फलाह व बहबूद को बरकरार रखने में सेहतमंद माहौल के लिए अहम किरदार को उजागर करने के लिए कायम किया गया है। ये हमारे कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और हमारे माहौलियाती निज़ाम की पायदारी और लचक को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर देता है। इन अक़दार से मुतासिर होकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में 26वें अक़वाम मुत्तहिदा माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में मिशन लाइफ का आगाज़ किया। इस अवामी तहरीक का मकसद लोगों को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और इसके लिए पायदार तर्ज़ ज़िंदगी अपनाकर प्रो प्लैनेट पीपल बनने की तरकीब देना है। दीगर काबिल ज़िक्र इक़दामात के अलावा वज़ीर आज़म मोदी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन के क़याम और बैनुल अक़वामी शम्सी इत्तेहाद के आगाज़ का ऐलान किया। ये इक़दामात आलमी तवानाई तक रसाई और पायदार तवानाई के ज़राए तक मुंतक़ली को फ़रोग़ देने पर मरकूज़ है। आज का दिन हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा के महत्व को याद दिलाता है। संरक्षण प्रयासों का उद्देश्य जिम्मेदार उपभोग, सतत विकास और जैव विविधताओं को बढ़ावा देना है ताकि मानव और पर्यावरण के बीच अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध बन सके। कैमरा पर्सन सुमित नौटियाल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और इजराइल के ज़ेर कब्ज़ा गोलन की पहाड़ियों में फुटबॉल के मैदान पर रॉकेट हमले में बच्चों समेत 12 अफराद हलाक हो गए हैं। इजरायली फ़ौज ने इस रॉकेट हमले का जिम्मेदार लबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह को ठहराया है। ताहम ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप ने फुटबॉल के मैदान पर हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वो हिजबुल्लाह के मुहलिक हमले के बाद की हौलनाक तस्वीर देखकर हैरान रह गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो इजराइल पहुंचने पर सिक्योरिटी काबीना का इजलास बुलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस वाक़े को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और नाज़रीन, अब पेश है खबरें पेरिस ओलंपिक गेम्स की। पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन भारत को शूटिंग और तीरंदाजी में तमगे मिलने की उम्मीद है। मनु भाकर खवातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में मुकाबला करेंगी। उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए तीसरी पोजीशन हासिल की है। फाइनल मैच दोपहर 3:30 बजे होगा। वहीं तीरंदाजी में भारतीय खवातीन की रिक्रो टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए खेलेगी। खवातीन तीरंदाजी में भी आज सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होंगे। भारत और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज पाले किले में खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज भारत ने श्रीलंका को 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच में 43 रन से शिकस्त दी थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 213 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका की टीम 170 रन तक ही महदूद रही और मैच हार गई। आज लगातार दूसरा T20 जीतकर भारत सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। और खवातीन एशिया कप T20 टूर्नामेंट के खिताबी जंग के लिए आज भारत और श्रीलंका के दरमियान मैच खेला जाएगा। दोपहर 3 बजे शुरू होने वाले इस मैच के लिए दोनों ही टीमें तैयार हैं। फाइनल में पहुंचने से कबल हिंदुस्तानी खवातीन टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को शिकस्त दी थी, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर नज़र डाल लेते हैं। कुछ अहम सुर्खियां इस तरह से हैं कि जहां 2047 तक विकसित भारत हर हिंदुस्तानी की तमन्ना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नीति आयोग की नवी गवर्निंग काउंसिल की तकरीर में ये बात कही और इस मकसद को हासिल करने के लिए रियासतों से फ़ाल किरदार अदा करने को कहा है। और उन्होंने कहा है कि हम तमाम रियासतों की मुश्तरका कोशिशों से 2047 तक विकसित भारत के अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। कुछ मज़ीद खबरें भी जान लेते हैं, जहां आपको बता दें कि यहाँ गज़ा में इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर इजराइल की शदीद बमबारी हुई है। 170 अफराद
ने यहाँ पर अपनी जान गंवा दी है और महफूज करार दिया गया था, इसको एक और इलाका भी खाली कराने का हुक्म दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, जहां हिजबुल्लाह पर फैसला कुन हमले की तैयारी में है इजराइल, फौज का इंतबा अब दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, खबर पाकिस्तान से है। यहाँ पर इसके बाद की जो सुर्खी है वो पाकिस्तान से है, जहां पर पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज यहाँ पर देखा जा रहा है। मुतालबे पूरे होने तक पीछे नहीं हटेंगे, उन्होंने कहा है, और मुजाहरे पूरे मुल्क में होंगे। ये जमात इस्लामी के जो हेड हैं उन्होंने ये बात कही है। आगे बढ़ते हैं, कैलिफोर्निया से खबर है। कैलिफोर्निया के जंगलों में भयानक आतिशज़दगी से सैकड़ों घर तबाह हुए हैं। तो ये थी आज के अखबार की सुर्खियां। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म होता। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।